हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के पीवाईक्यू के तहत 2021 और 2022 के पीवाईक्यू को। इससे पहले जो मैंने आपको कल वीडियो दी थी उसमें मैंने 2022, 23 और 24 के पेपर के पीवाईक्यू देखे थे साइंस के। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले मैंने ये कहा था कि मैं आपको 4 वीडियो दूंगा 3-3 साल की और टोटल कंप्लीट 12 सालों के मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा वीडियोज़ की संख्या बढ़ाऊंगा। उसका कारण ये है, उतने ही सालों के पेपर मैं आपको कराऊंगा। उसका सिंपल सा कारण है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। 40-42 मिनट की वीडियो हो गई थी, लेकिन अभी हम वीडियो को 20-22 मिनट के आसपास रखेंगे ताकि थोड़ा लेंदी ना लगे, आपको बोरियत ना फील हो। इसलिए मैंने थोड़ा अब 2-2 सालों के मैं पीवाईक्यू आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो में तो आपको दिन में अब 2 या 3 वीडियोज़ मिलेंगी ताकि जल्दी से कल तक मैं आपके पीवाईक्यू कंप्लीट करा दूँ। तो 2021 और 20 वाले पीवाईक्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्य की रोशनी का सर्वाधिक परावर्तन, जिसको कि एल्बिडो भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि एल्बिडो क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, एल्बिडो होता है सूर्य की रोशनी का परावर्तन। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूर्य की रोशनी का सर्वाधिक परावर्तन जो है वो किस में होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें जो सही जवाब था वो था ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि में। तो जो बर्फ़ से ढकी हुई भूमि होती है, याद रखिएगा, उसमें जो भी सूर्य की रोशनी आती है उसका 80 से 85% जो रोशनी है वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है। फिर 2021 के पीवाईक्यू में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिख दिया है कि जो बेरी रोग है वो विटामिन B1, यहाँ पे विटामिन B1, 2, 3, 4 ऐसे करके कई सारे होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। और आप सारे पीवाईक्यूज़ करेंगे पिछले 10-12 सालों के, तो आपको उसी में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। विटामिन B1 जिसका कि रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। एक आपका होता है विटामिन B2, और आपको याद रखना है इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है। आगे चल के मैं आपको जब कंप्लीट साइंस कराऊंगा उसमें मैं आपको सारे विटामिन एक साथ उनकी सबकी ट्रिक और कैसे याद करना है सब मैं सिखाऊंगा। अभी आपको जो पीवाईक्यू में आया है उसका जो एनालिसिस है 360 डिग्री, उसको जो मैं करा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से करो और इसको दोबारा याद करने की, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है और इसकी कमी से एक रोग होता है, वो रोग होता है चिलोसिस रोग। ये क्वेश्चन बार बार मिलान करने को पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो इनको आप अच्छे से रट लेना। ठीक है। फिर एक रोग होता है आपका पेलाग्रा। तो पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो नियासिन है। बाकी स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है, और ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 विटामिन पढ़ा दिए। ठीक है। विटामिन B के 3 विटामिन मैंने आपको पढ़ाए कि विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3। अब आपको इसके रासायनिक नाम, इससे होने वाले जो रोग हैं उन सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि पेलाग्रा, विटामिन B3 और नियासिन। ठीक है। बेरी विटामिन B1 थाइमोन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इससे होता है चिलोसिस रोग। ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निद्रा रोग है, इनमें से पूछा गया था कि क्वेश्चन जो था वो यह था कि निम्न में से कौन सा रोग किसी मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन में निद्रा रोग था, यही इसका सही जवाब था कि जो निद्रा रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं बल्कि प्रोटोजोआ से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्सनोसोमा ब्रुशोई नाम का परजीवी। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो निद्रा रोग है ये जिस प्रोटोजोआ से होता है वो मनुष्य में मक्खियों के द्वारा फैलता है, और वो जो मक्खियाँ हैं उनको कहा जाता है TC मक्खी। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि बाटुलिज्म क्या होता है। ठीक है। तो बाटुलिज्म जो है वो भोज्य पदार्थों का विषैलापन होता है, और ये बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। ठीक है। जिसको हम फूड पॉइजनिंग वगैरह बोलते हैं, तो वो इसी से होता है, भोज्य पदार्थों का विषैलापन, यही इसका जवाब था। फिर यहाँ पे कथन कारण वाला एक क्वेश्चन था, वो यह था कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। तो ये सही स्टेटमेंट था, और हाइड्रोजन बम, ये वाला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि उसने कुछ और दिया था कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, इस तरह का था। तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा बनता है, और जो सूर्य में ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की जो क्रियाएं हैं और सूर्य में जो ऊर्जा का भंडार है हाइड्रोजन है, वो सब नाभिकीय संलयन पे ही कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है।
अब एक चीज़ और आपको याद रखना, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके द्वारा होता है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रसार है वो धूल कणों के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे मतलब विटामिन और उसमें उसके जो कारक हैं किसमें क्या पाया जाता है, ये मिलान करने को पूछा था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और गाजर और पालक पे पूछा था, तो इसमें विटामिन ए होता है। नींबू और खट्टे फल, इसमें विटामिन सी होता है। क्वाड मछली का तेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। क्वाड मछली का तेल जो है वो विटामिन डी उसमें पाया जाता है। और धान के चोकर में विटामिन B6 पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, बाकी दो आपको पता रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो किस कारण पाया जाता है। तो रक्त में मिथाइमोग्लोबिन होता है, उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये आपको याद रखना है। मिथाइमोग्लोबिन रक्त में मिलता है, उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि O2 की आपूर्ति यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, और ये प्रायः शिशुओं में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य ऑप्शन थे जैसे एनीमिया, तो एनीमिया किस कारण होता है। तो एनीमिया हो, चाहे सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो, ये सब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। फिर एक था प्लम्बिज्म, मतलब ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में लेड वगैरह था। तो लेड के संपर्क में यानी कि जो सीसिया होता है उसके संपर्क में आने से प्लम्बिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, फेफड़ों वगैरह की। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि वायु प्रदूषण के, इसमें यह था कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है। तो आपको याद रखना है वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। और ये सवाल जो है ये आपके इन्वायरमेंट में भी बार बार पूछा जाता है। तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे भी वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकेन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी लाइकेन, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइकेन है और उसके बाद वो लाइकेन समाप्त होने लगे, तो इसका मतलब वहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ गया है। और लाइकेन को कवक व शैवाल के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। और कवक व शैवाल के मध्य सहजीविता को प्रदर्शित करता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट के अवयव नहीं है। तो याद रखिएगा जो नाइट्रोजन होता है N2 वो कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं होता। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ये तो ऐसे नाम से आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों से मिलकर के आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्लोरोफिल में, DNA में और RNA में मिलता है, ठीक। एक क्वेश्चन फिर अगला था कि धुएं के घनत्व का मापन किससे किया जाता है। तो रिंगलमैन स्केल के द्वारा किया जाता है। मतलब क्वेश्चन ये था कि रिंगलमैन स्केल से क्या मापा जाता है। तो धुएं के घनत्व का मापन किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये था शीत प्रकोष्ठ। अब शीत प्रकोष्ठ होता क्या है, जो कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें आपका फल और सब्जियां वगैरह रखी जाती हैं, उसमें फलों का दीर्घ भंडारण, यानी कि फल बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं और उससे फल खराब नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। अब उसमें जो सही जवाब था वो ये था कि फलों के जो श्वसन दर है उसका ह्रास हो जाता है, यानी कि वो लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन दर धीमी हो जाती है। अब ऑप्शन में उसमें रहेगा कि O2 की मात्रा कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उससे नहीं लगाना है। सिर्फ आपको याद रखना है कोल्ड स्टोरेज में फल इसलिए ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर फलों की श्वसन दर कम हो जाती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शून्य, निम्न में से किस पर शून्य आवेश होता है। तो न्यूट्रॉनो उस पे था, तो न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होता है, याद रखिएगा। और न्यूट्रिनो की खोज पॉली नाम के वैज्ञानिक ने करी थी 1930 में। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि खीरे को काटकर नमक जब डालते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो किस कारण से होता है। तो उसमें परासरण, विसरण और ये सब चीज़ें थी, तो वो परासरण के कारण होता है, ये भी आप याद रखेंगे। खीरे को काटने पर नमक जब आप डालते हैं तो खूब सारा पानी निकलता है, आपको पता ही होगा। और ये सब तो आप सबने प्रैक्टिकल भी किया ही होगा। तो ये परासरण के द्वारा होता है, मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल एक साथ लगा दिए ताकि ये टॉपिक आपका जो है ये यहीं पे कवर हो जाए, इसको आपको अलग से कुछ भी देखना ना पड़े, अच्छे से आप देखो इसको, ठीक है। क्या देखना है, हमने परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल एक साथ लिख दिए हैं। किशमिश का फूलना, जब आप किशमिश को पानी में डालते हो तो किशमिश फूल जाती है, तो वो भी परासरण का एग्जाम्पल है। पानी में खूब देर तक जब आप उंगलियां भिगाते रहते हो तो उंगलियां भी फूल जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग बहुत देर तक कपड़ा वगैरह धुलते हैं या पानी में हाथ डाले रखते हैं तो उंगलियां फूल जाती हैं, तो वो भी परासरण का एग्जाम्पल है। और फिर खीरे
पर नमक डालने से पानी निकलता, वो भी परासरण का एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ और मैंने लिख दिया, अगर परासरण और विसरण के बारे में वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाएगा तो भी आप याद रखना कि ओनली इन वाटर मैंने लिख दिया, यानी कि लिक्विड। जो परासरण क्रिया है वो केवल और केवल लिक्विड में होती है, द्रव में होती है, पानी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विसरण या प्रसार, इसके एग्जाम्पल तो जैसे अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू खूब देर तक कमरे भर में या फिर पूरे घर में फैल जाती है। तो अगरबत्ती जलाने पर उसकी खुशबू का फैलना, अगरबत्ती हो चाहे फिर मोमबत्ती हो, सॉरी मोमबत्ती नहीं, धूपबत्ती हो, वो जो फैलना होता है उसकी खुशबू का, वो सब विसरण या फिर प्रसार का एग्जाम्पल है। खाने की खुशबू आना, तो कुछ अच्छा मीठा मीठा पकवान सब बनता है तो उसकी जो खुशबू आती है वो भी कहीं ना कहीं विसरण या प्रसार के कारण होती है। लेकिन परासरण के उलट ये जो घटना ये गैस और लिक्विड में होती है, सॉलिड में नहीं होती। परासरण सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होती थी, लेकिन विसरण जो है वो आपका गैस और लिक्विड में होती है, सॉलिड में नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करना, मतलब पीडीएफ आपके जो डेडिकेटेड आपका ग्रुप चल रहा है उस पर भेजी दी जाती है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखना, रट लेना। यही एग्जाम्पल वगैरह जो है यही सब आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय है वो किसके द्वारा होता है। तो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय है वो अल्वियोलाई के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो अल्वियोलाई है फेफड़ों में पाई जाती है, यही जो है हम लोग जो श्वास लेते हैं, ठीक है, सांस, उसी के लिए जिम्मेदार होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे ये मिलान करने को पूछा था कि सिरका में कौन सा एसिड होता, तो सिरका में एसिटिक एसिड होता, आपको पता होता है। हमारी हड्डियों में, बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। और आमाशय रस या फिर पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में ब्यूटेन था, और ब्यूटेन ही LPG का मुख्य घटक होता है, तो यही सही जवाब था। लेकिन आपको याद रखना है कि LPG जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिल करके बनता है, इतना याद रखना। और LPG में यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है सिलेंडर वाली हमारी, उसमें जो गंध आती है गैस की वो मेथिल मर्केप्टाइल के कारण आती है, ये भी आपको याद रखना है। रक्त में शर्करा यानी कि शुगर जो है, जिन लोग को डायबिटीज़ हो जाती है उनमें शुगर की जांच करते हैं, तो जो डायबिटीज़ की जांच करते हैं उसका मापन किस में होता है, उसका मात्रक यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है MPD नाम याद रखो। MPD मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना, वो इसमें मापा जाता है। यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया BP का मापन किस में होता है, तो mm ऑफ Hg, तो मिलीमीटर जो पारा है उसके Hg में BP का मापन होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन क्या क्या होते हैं, तो विटामिन A जिसका कि रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ही पेपर में कितने सारे विटामिन आपके रिवाइज हो जा रहे हैं। विटामिन पे खूब सारे सवाल पूछता है, हम विटामिन को बहुत अच्छे से करेंगे एक साथ, बाकी PYQ में आ गया तो अभी इतने कर लो, आधे तो PYQ में ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से देखो कि शरीर के विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। फिर था कि मानव शरीर स्वयं सारे विटामिन का निर्माण नहीं कर पाता, तो ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो मानव शरीर है वो सारे विटामिन स्वयं नहीं बना पाता है। हमारा मानव शरीर सिर्फ और सिर्फ 3 विटामिन स्वयं बनाता है। विटामिन डी, अब आप कहेंगे विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त करता है, तो सूर्य से हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो विटामिन डी प्राप्त करती है, मतलब रोशनी प्राप्त करती है, उसके बाद हमारी शरीर खुद से विटामिन डी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है वो, और फिर विटामिन K, ये 3 विटामिन जो है हमारा शरीर खुद बनाता है। तो ये इसको आप अच्छे से रट लेना, विटामिन डी, विटामिन K और विटामिन B7, ये 3 विटामिन हमारा शरीर बनाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पराबैंगनी किरणों को निम्न में से कौन सी कांच काटती है, कौन सा ग्लास काटता है, तो वहाँ उसका ऑप्शन जो था वो क्रुक्स कांच था, क्रुक्स ग्लास इसको बोलते हैं। तो सूर्य को जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको काटने वाला जो ग्लास होता है वो क्रुक्स ग्लास होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने ये सारे आपके ऑप्शन में थे कि क्रुक्स ग्लास, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास और जेनर ग्लास, उन सबके मैंने मतलब अपने नोट्स यहाँ पे ऐड कर दिए, तो इसको आप एक साथ ही यहीं पे कंप्लीट कर लो, कुछ भी और बाहर से नहीं देखना है। क्रुक्स ग्लास के एग्जाम्पल क्या है, तो पराबैंगनी किरणों को काटता है, यही तो ये तो मतलब सवाल में ही था। इसके अलावा जो धूप का चश्मा हम लगाते हैं हम लोग, वो भी क्रुक्स ग्लास का एग्जाम्पल है। तो क्रुक्स ग्लास में आप 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन कौन से, एक तो धूप का चश्मा और दूसरा ये पराबैंगनी किरणों को काटता है। फिर एक आता है हमारा सोडा ग्लास, तो सोडा ग्लास को याद रखना कि जो खिड़की के शीशे होते हैं, ठीक है,
तो जो भी खिड़की के शीशे होते हैं, चाहे विंडो वगैरह में लगाओ, और ये खिड़की के शीशे मतलब वो वाले खिड़की हैं जैसे गाड़ियों की जो खिड़की होती है वो, और प्लेन वगैरह में जो खिड़कियाँ होती हैं उसके शीशे जो हैं वो सोडा ग्लास से बनते हैं। और फूड कंटेनर जो हमारे होते हैं वो भी सोडा ग्लास से बनते हैं। फिर एक होता है पायरेक्स ग्लास, तो जो भी पाइपिंग का कार्य होता है वो थर्मामीटर और ओपनवेयर ये सब में जो है पायरेक्स ग्लास लगती है। जेनर ग्लास जो है इसका एग्जांपल है रासायनिक बर्तन, तो जो केमिकल वाले बर्तन बनते हैं उसमें जेनर ग्लास लगती है। इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे और आगे देखेंगे। तो ये इतने हमारे क्वेश्चन थे 2023 में, लगभग 21-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब हम 2020 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आया था इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पे मिलान करने को पूछा था कि निम्न मतलब किस पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन में आपको याद रखना है लोहा मिलता है, Fe मिलता है, फेरस जिसको बोलते हैं, ये विद्यमान रहता है। और मायोग्लोबिन क्या होता है, तो याद रखिएगा जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनके पेशी ऊतकों में मायोग्लोबिन मिलता है। क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व मैग्नीशियम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो लोहा मिलता है मायोग्लोबिन में, और क्लोरोफिल मिलता है मतलब क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीशियम। केराटिन क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन, हेयर और नेल्स वगैरह में पाया जाता है। और कोलेजन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर जब कोई भी परिवर्तन होता है इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहा जाता है। और म्यूटेशन जो शब्द है या उत्परिवर्तन, इसको ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था, ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट है फायर अलार्म में किसका यूज होता है, तो आपको याद रखना है फोटो सेल का यूज होता है फायर अलार्म में। और जो फोटो सेल होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब आप इसको असाधारण में मत लेना है, मतलब आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फायर अलार्म में किसका यूज होता है, तो फोटो सेल का होता है। अब मैंने अलग से लिख दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर ये कार्य करता है, तो अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। PYQ का मतलब होता है उसका 360 डिग्री एनालिसिस, जो भी ऑप्शन में दिया गया उन चारों ऑप्शन के बारे में पता हो, और जो भी सही आंसर हो उसके बारे में और क्या डिटेलिंग हो सकती है जो पूछी जा सकती है। तो मेरे जो ये नोट्स हैं मतलब एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। ये PYQ करने से ही मैंने आपको बताया, जब मैं आपको 12-15 सालों के PYQ के नोट्स दे दूंगा, ठीक है, और क्लास भी दे दूंगा, तो आप जब इसको कर लोगे तो आप देखना 60 से 70% क्वेश्चन आपके सिर्फ PYQ से फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे से एनालिसिस किया गया है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये सब बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वैसे आपको लगेगा कि इसका क्या ही यूज होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है। पूछा था कि निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो उसमें सही जवाब था तो वो नियोप्रीन था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि संश्लेषित रबड़ होती है। अच्छा, संश्लेषित रबड़ क्या होती है, संश्लेषित जहाँ पे भी लग जाए इसका मतलब होता है वो मतलब बनाई गई है प्रयोगशाला में, ठीक है। ये प्राकृतिक रबड़ नहीं होती है, ये संश्लेषित रबड़ होती है नियोप्रीन, ठीक है। हालांकि आप अगर मेरा कल वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें 2023 का जो पेपर था तो उसमें नियोप्रीन और ये सारी चीज़ें एस्पार्टम वगैरह मिलान करने को दिया था। तो आप अगर देखोगे तो ये मतलब PYQ ऐसे ही मतलब रिपीट करते हैं कई बार, तो उसी एक सवाल से इसका जवाब हो जाता है। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि नियोप्रीन जो है वो संश्लेषित रबड़ होती है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ पूछी गई थी। बाकी ऑप्शन में था आपके टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन। तो आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है टेफ्लॉन हो चाहे पॉलीस्टाइरीन हो चाहे पॉलीथीन हो, ये सब के सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। फिर एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता, तो प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय या फिर हमारा जो स्टमक है उससे प्रारंभ होता है, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख में जो लार होती है उसके संपर्क में ही आने से प्रारंभ हो जाता है। फिर ये मिलान करने को क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलिश चावल से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेरी रोग किस कारण से होता है, तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। फिर सूखा रोग जो है वो विटामिन D की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त का थक्का जो है वो विटामिन K की वजह से बनता है। विटामिन K जब नहीं रह जाता तो रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्तस्राव होता रहता है। फिर एक क्वेश्चन था मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कथन कारण वाला, कि मस्तिष्क जो है वो हृदय गति नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हार्ट बीट होती है उसके कंट्रोल के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, और शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। ये कैसे होता है, क्योंकि सेरेब्रम और जो मोडला ऑब्लंगेटा होता है, यही सब कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं को उनको जो है वो
चलाते हैं, तो इसी कारण ये उसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सा पदार्थ जो है वो वृक्ष से प्राप्त होता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन था, तो उसमें जो सही जवाब था वो हींग था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हींग जो है, पहली बात तो याद रखना, हींग वृक्ष से मिलता है, और वृक्ष में भी हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। और उसके ऑप्शन में था शिलाजीत, तो शिलाजीत एक प्रकार का पत्थर टाइप का होता है जो कि हिमालय के पर्वतों में मिलता है। फिर एक था सुहागा, तो सुहागा भी रॉक होती है, चट्टान होती है, तो सोडियम बोरेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक कथन कारण वाला सवाल था कि प्रतीत शर्करा जो है वो सुक्रोज से अधिक मीठी होती है, ये स्टेटमेंट था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो प्रतीत शर्करा होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सर से बनती है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात उसकी जो मिठास है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रतीत शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से बनती है, और सुक्रोज के जल अपघटन से भी यह प्राप्त होती है, ये भी इसका सही जवाब है। पानी के साथ जब इसको गर्म करते हैं सुक्रोज को, तो प्रतीत शर्करा प्राप्त होती है, इसकी मिठास बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मिलान करने वाला पूछा गया था कि सोडियम इससे क्या होता है, ये मतलब मिलान करने वाला था। इस तरह से 4 बातें लिखी थी, इधर सोडियम, पारा, चांदी, सीसा था, इधर इनके जो कार्य हैं वो लिखे थे, ऐसे ऐसे मिलान करना था, फिर नीचे ऑप्शन थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मतलब इजी होते हैं, आपको पता रहता है। तो चाकू को आसानी से काट देता है सोडियम, हम सबको पता होता है। कमरे के ताप पर द्रव रहता है पारा। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होती है, और ऊष्मा का अच्छा सुचालक जो है वो सीसा या लेड होता है। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं मतलब कुचालक। फिर यही क्वेश्चन पूछा था, देखो फिर से रिपीट हो गया कि कृत्रिम पदार्थ कौन से हैं निम्न में से, पूछा था कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो जो फॉर्ब्राइन है, ठीक है, फॉर्बेरिन या फॉर्ब्राइन, ये कृत्रिम पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशम होता है, ये आपको याद रखना है। और कृत्रिम पदार्थ थे कौन? तो लेक्सॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया। नियोप्रीन देखो फिर से आ गया, फिर ऑप्शन में था। तो ये सब कृत्रिम पदार्थ होते हैं, इनको मतलब अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, कृत्रिम और पदार्थ और प्राकृतिक पदार्थ, और मतलब कौन सा रबड़ है, कौन सा मधुरक है, अच्छे से कर लेना, ये बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये टफ नहीं होते पर बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, फिर अगला था, फिर मिलान करने को पूछा था कि नीलत होता क्या होता, तो ये कवकनाशी होता है। जिंक सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराता है। इयोसिन लाल स्याही को कहते हैं। जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी होता है, इसी को रोडेंट नाशी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, मतलब ये आपका हो गया, जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी होता है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करता है। ठीक है, और ये इयोसिन लाल से ही होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये 2020 का भी पेपर हो गया। तो 2021 में काफ़ी सारे सवाल थे, और 2020 में थोड़े कम सवाल पूछे गए थे। तो 2 सालों के आज हमने PYQ देख लिए, और ये हमने लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह आपको मैं 2-2 सालों के 20-20 मिनट में कंप्लीट वीडियो दूंगा। आप लोग अच्छे से देखिए, जो लोग नए चैनल पे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए। हम प्रॉपर PRP प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रिवाइज करा जा रहा है। बाकी चाहे आपके सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स हों, चाहे PYQ के नोट्स हों, ठीक है, बाकी आपको क्विज वगैरह सॉल्व करनी हो, कुछ भी हो, जो कंप्लीट हमारा PRP ग्रुप चल रहा हो, उससे जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, नंबर वगैरह, उस पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और बाकी अन्यथा आप यूट्यूब पे पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।